मंडावली रेलवे लाइन ट्रैक पर पड़ी मिली 3 लाशें, इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। पूर्व दिल्ली में निगम के स्कूलों में आने लगे हैं टीचर। पहले के पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए आ रहे हैं टीचर। स्कूल के द्वारा बनाए गए नियम से लगाई जारी है ड्यूटी। दयानंद बिहार मेन रोड सीवर लाइन डालने के बाद भी नहीं भरे गए गड्ढे। आने जाने में लगा रहता है खतरा। बारिश के बाद भर जाता है इलाके में पानी। प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। पूर्व दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के हुए नॉमिनेशन। सत्यपाल सिंह ने भरा चेयरमैन पद के लिए नॉमिनेशन। दीपक मल्होत्रा ने भरा डिप्टी चेयरमैन का नॉमिनेशन। और जगतपुरी थाने में पुलिस और डॉक्टर को बांटी गई पीपीई किट। पुलिस कोरोना जैसे माहौल में लोगों के लिए करते हैं काम। कोरोना को कम करने के लिए संस्था कर रही है सहायता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के मंडावली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीती रात यहां एक 1.5 साल के मासूम के आगे उसकी मां और 2 बहनें ट्रेन से कट गईं और वो असहाय ट्रैक पर पड़ा रोता रहा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की मुस्तैदी ने मासूम की जान तो जैसे तैसे बचा ली, पर अब उसकी मां और बहनें इस दुनिया में नहीं रहीं और उनकी जान चली गई। मामला मंडावली रेलवे स्टेशन का है। गुरुवार सुबह करीब 3:40 पर कंट्रोल पर सूचना मिली कि किसी ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक पर लाश पड़ी देखी। सूचना मिलने पर आनंद विहार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सब इंस्पेक्टर योगेश मौके पर पहुंचे। पता चला कि यहाँ 3 लाशों के पास एक छोटा बच्चा ट्रैक पर रो रहा है। इसी के साथ वहां एक मोबाइल लगातार बज रहा था। आरपीएफ ने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, जबकि 3 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ही भेज दिया गया है। इस दर्दनाक घटना होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने अपनी दुकान खोलता हूँ। मैं सुबह 4 बजे मॉर्निंग में मैंने अपनी दुकान खोली तो पता लगा कि ट्रेन से कोई हादसा हो गया है। तो मैं देखने आया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक लेडीज़ मरी हुई है, उसके साथ में 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। फिर एक मासूम बच्चा जो जिसकी उम्र करीब 1 या 1.5 साल की होगी, वो जिंदा था। मौके पर पुलिस थी, उन्होंने उसकी छानबीन की तो उसके पास से एक मोबाइल भी निकला जिससे उन्होंने कॉल वगैरह किया, लेकिन उस कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। सर ये रात को मैंने देखा था 3 बच्चे थे, एक लेडीज थी। मैंने उनको नीचे ले गया था, खाना ना खिलाया था और रात को आके फिर यहाँ कट गए थे। सुबह आया यहाँ फ्रेश होने के लिए तो सर देखा तो यहाँ लाश पड़ी थी उनकी। परिवार सर 3 बच्चे थे, एक लड़का था, 2 लड़की थी, एक मम्मी थी उनकी। पिछले कई दिनों से दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होती हुई दिखाई दे रही है। कंटेनमेंट जोन पूर्व दिल्ली में पहले से कम हो रहे हैं। पूर्व दिल्ली की आवाम का कहना है कि जब से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर एक साथ युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया, तब से दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों में खुशी है कि दिल्ली में कोरोना दिनों दिन कम होता जा रहा है और इतनी जांच होने के बाद जो केसेस आ रहे हैं वो पहले से कम आ रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता अगर ज़मीनी हकीकत पे जाएं कि कोई मामला कम हो रहे हैं। आप मतलब कोरोना का देखो तो कोरोना अपना मुंह फाड़े बैठा है। इतने हादसे हो रहे हैं, इतनी मृत्यु हो रही है, इतने केसेस आ रहे हैं। आप हॉस्पिटलों में जाओ, आप निगम बोध घाट पर जाओ, आप शमशान घाटों पर और भी जाके देखें तो वहाँ जाकर पता लगता है कि भाई जो एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो मैं नहीं समझता कि मामले कम हो रहे हैं, तो मामले तो बढ़ ही रहे हैं। लोग अपना ध्यान कितना रख पा रहे हैं ये एक अलग विषय है कि भाई हम इस पे सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि भाई केसेस बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर दिल्ली पर ध्यान देना जब से शुरू किया है, मुझे लगता है कि जो मामले फिलहाल बढ़ने की संभावना थी, 5 लाख तक जैसे उम्मीद जताई जा रही थी, और पिछले गवर्नमेंट ने भी बताया कि 77,000 के करीब यहाँ पे केसेस होने चाहिए थे, जो कि 26,000 के आसपास हैं इस समय पे पॉजिटिव जो गवर्नमेंट अपने दावे कर रही है। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार कामयाब रही है लोगों को समझाने में, और ख़ासकर कम्युनिटी स्प्रेड जिसका जो संभावना थी कि बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, वो मुझे लगता है कि लोग अवेयर हो चुके हैं और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस समय जो है अपनी जो है दवाइयाँ पहले भी ले रहे हैं,
ऑलरेडी अपनी शारीरिक रूप से मजबूती के लिए। उसके अलावा भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार सचमुच में कामयाब रही है अपने आप को सही साबित करने में, और लोगों के अंदर फिलहाल जो कम्युनिटी स्प्रेड था वो उसका खतरा पहले से कम हो चुका है। कोरोना काल में हर डॉक्टर हर वो संभव कदम उठा रहा है जिससे इसके प्रकोप को रोका जा सके। अभी हाल ही में कोरोना को लेकर एम्स ने कोपल-90 नाम का एक ऐप लॉन्च किया है जो लोगों को प्लाज्मा की जानकारी देगा और प्लाज्मा थेरेपी में काफ़ी मदद करेगा। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के मरीज के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है, जिससे काफ़ी लोगों की जान बची है। इसी प्लाज्मा थेरेपी और कोरोना के उपचार को लेकर हमने बात की ईस्ट दिल्ली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गौतम सिंह और डॉक्टर अनिल गोयल से। क्या कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए। प्लाज्मा थेरेपी जो है वो हिंदुस्तान में बहुत पहले से जो है वो इस्तेमाल हो रही थी और दुनिया भर में जो है ये प्लाज्मा थेरेपी बहुत पहले से इस्तेमाल हो रही थी। प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली क्या होता है कि हमारे खून के अंदर जो है वो प्लाज्मा होता है और साथ में लाल कण होते हैं। तो जो हमारे खून के अंदर प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और लाल कण को जो है वो बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाता है। ये प्लाज्मा लेके और जो है वो दूसरे आदमी को देना, इसको प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। अब ये देखा जा रहा है जो बीमारी है कोविड-19 की जो बीमारी है, इसके अंदर क्या देखा गया है कि अगर कोई आदमी बीमार होके ठीक हो जाता है तो उसके बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति उस प्लाज्मा के अंदर है। वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन उस बॉडी के अंदर है, उस प्लाज्मा के अंदर है। तो ऐसा प्लाज्मा लेके क्यों ना ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जो बहुत ज्यादा बीमार है, तो क्या इसमें कोई उम्मीद हो सकती है, उसकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक मरीज जो कि ऑलरेडी रिकवर हो गया था उसका प्लाज्मा लेके और एक ऐसे मरीज को जो बहुत ज्यादा बीमार था उसको दिया गया और ये देखा गया कि उसमें रिकवरी हो रही है। तो हिंदुस्तान के अंदर भी ये प्रोसेस हमने किया है। ये स्टेज 3 ट्रायल के तौर पे ये प्रोसेस होता है और इससे जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी एक ब्लड में जो उसका येलो पार्ट होता है या इसको कहते हैं कि लाइट येलो पार्ट होता है प्लाज्मा लिक्विड पार्ट, और एक रेड पार्ट होता है जो कि हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। जो येलो या लाइट येलो पार्ट होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें कि एंटीबॉडीज या रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाने की क्षमता होती है, जिसमें कि एंटीबॉडीज होती हैं। ये प्लाज्मा ब्लड से निकलता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। अभी 27 जून के CDSCO मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी ने इसको हर अस्पताल में यूज़ करने के लिए एक ऑफ लेबल यूज़ इसके लिए निर्धारित किया है। ऑफ लेबल का मतलब है कि ये अभी इन्वेस्टिगेशनल दवाई है, लेकिन इसका फ़ायदा हो सकता है इसलिए उन मरीज़ों में जिनमें मॉडरेट डिजीज़ है। मॉडरेट डिजीज़ का मतलब है कि जिनमें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक नहीं हो रही ऑक्सीजन के बाद भी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयों के बावजूद, तो उनमें ये इंडिकेटेड है मॉडरेट डिजीज़ में। और नॉर्मली ये शुरू में जब बीमारी बढ़ती है तो तीसरे चौथे पाँचवें दिन या पहले हफ्ते में देने से इससे फ़ायदा होता है। ये अभी तक जो हमारे ट्रायल्स हुए हैं उनमें पाया गया है। इसीलिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक इन्वेस्टिगेशनल दवाई है, इससे फ़ायदा हो सकता है। प्लाज्मा के अलावा बहुत सारे और जो इलाज हैं वो बेसिक इलाज हैं, जैसे ऑक्सीजन है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड है या टोसिलिजुमैब है, और जो दवाइयाँ हैं उनका बहुत बड़ा रोल है और ये भी इसका एक सपोर्टिव रोल। पूर्व दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों को लेकर नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई थी। बीजेपी की तरफ से नामांकन हुए, जिसमें स्थायी समिति के लिए सत्यपाल सिंह वार्ड संख्या 61 करावन नगर वेस्ट से, उपाध्यक्ष के लिए दीपक मल्होत्रा गोंडली से। इसी पर ज्यादा बातचीत की हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने बीजेपी नेता संदीप कपूर से। तो स्टैंडिंग कमेटी के लिए नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद हैं संदीप कपूर जी। उनसे बात करते हैं और आगे की जानकारी ले लेते हैं। संदीप जी, बात कर रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी की। ईस्ट दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन आप रहे हैं। ऐसे में जानना चाहते हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारी अब मिलने जा रही है, क्या लगता है कि वो बाखूबी से निभाएंगे? और नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, किस तरीके का माहौल रहा? देखिए, इसका जो डिक्लेरेशन हमने 30 तारीख को कर दिया था और कल जो है स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का नॉमिनेशन था। और सत्यपाल जी उन्होंने चेयरमैन के लिए और दीपक मल्होत्रा जी ने डिप्टी चेयरमैन के लिए नॉमिनेशन किया।
दोनों ही बहुत अनुभवी नेता हैं, हमारे लीडर हैं। और सत्यपाल जी का तो अब तक आज चौथा साल है उनका स्टैंडिंग कमेटी में, और मेरे आने से पहले ही उन्हीं से ही मैंने चार्ज लिया था। तो एक सुलझे हुए नेता हैं, और मुझे लगता है कि क्योंकि ये कंटिन्यूटी चलती आ रही है स्टैंडिंग कमेटी में पहले साल से है, तो बहुत अच्छे से, जो कि इस समय क्योंकि एक अनुभवी नेता की ज़रूरत थी, तो बहुत अच्छे से चलाएंगे और मेरा पूरा सहयोग उन्हें रहेगा। और दीपक मल्होत्रा आपको पता है कि गोंडली से निगम पार्षद हैं और लगातार किसी न किसी कमेटी के वो अध्यक्ष रहे हैं, और चौथे साल भी उन्हें पार्टी ने मौका दिया, और उनके साथ भी मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए, कोई भी नगर निगम जब तक उसे राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलता उसे चलाना मुश्किल है। और केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जैसी सरकार होते हुए नगर निगम में बीजेपी की सरकार है तो बड़ा दिक्कत है। और हम देख ही रहे हैं कि पिछले 5 साल से दिल्ली सरकार इस कोशिश में लगी रहती है कि नगर निगम की छवि धूमिल की जाए। और कल ही मैं वक्तव्य देख रहा था इनकी पार्टी के नेता का, कि जिसमें कह रहे थे तनख्वाहें नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैनेज नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इस महीने की तनख्वाहें दे दी है। अगले महीने की तनख्वाहों की हमें चिंता है, हाउस टैक्स से लेके सब जगह हम बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 540 करोड़ रुपया अप्रैल मई जून का पूर्वी दिल्ली नगर निगम को देना था, सिर्फ 50 करोड़ रुपया दिया। और ये वो पैसा है जो संविधान के हिसाब से दिल्ली सरकार को देना होता है। तो मेरा आम आदमी पार्टी से निवेदन है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है पूर्वी दिल्ली नगर निगम का जो पैसा ड्यू है उसे दीजिए, और हम तनख्वाहें दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब आने वाले समय में जो नए चेयरमैन होने वाले हैं उनके सामने क्या चुनौती है, दिल्ली सरकार से किस तरह से टकराव बार बार निगम का होता है, इस बारे में तो जानकारी दी ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और निगम जो है वो आने वाले समय में कर्मचारियों को सैलरी कैसे देगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया है। दिल्ली के 35 लोधी स्टेट वाला बंगला उन्हें 1 अगस्त तक खाली करने का आदेश जारी किया गया है। कांग्रेस ने सरकार के इस आदेश को नफरत और बदले की राजनीति करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बदले की भावना से में अंधी से काम कर रही है। कहा जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा लखनऊ में शिफ्ट होंगी। इसी को लेकर हमने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं से बात की है। देखिए, जो बीजेपी है ना, तो सरकार बैठी है सेंटर में, ये भेदभाव की राजनीति कर रही है। पहले उनकी एसपीजी हटा दी, अब उनको बंगला खाली करने के लिए नोटिस दे दिया, जबकि ये इन्होंने कानून पास किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनके बच्चों को पूरी सुविधा दी जाएगी, सिक्योरिटी दी जाएगी, और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर उनको तो मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ इनको जोर आजमाइश करनी चाहिए वहाँ तो ठंडे पड़े हुए हैं, चीन के मामले में बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, और यहाँ जोर आजमाइश कर रहे हैं फजूल की, जो नहीं करनी चाहिए। अरे प्रियंका गांधी को अगर एसपीजी हटा दी पहले आपने, अब तुम कह रहे हो कोठी खाली करो, वो तो कर देंगे खाली, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो भेदभाव की राजनीति बीजेपी की सरकार कर रही है ये अच्छी बात नहीं है। जहां तक प्रियंका गांधी से उनका बंगला खाली कराए जाने की बात है, सरकारी संपत्तियों पर किसी का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जब तक एसपीजी सुरक्षा उनके पास थी, एसपीजी सुरक्षा उनके पूरे परिवार को मिली हुई थी, तब तक वो उस बंगले के लिए एलिजिबल थे। अब क्योंकि उनकी सुरक्षा अब जेड ग्रेड में चली गई है, तो जेड ग्रेड में होने के कारण वो उस प्रॉपर्टी में, उस बंगले में रहने के लिए एलिजिबल नहीं रहे। अब प्रियंका जी भूल जाइए कि ये कांग्रेस का राज है, अब कानून का राज है, अब जनता का राज है। जो कानून सम्मत निर्णय वही करने चाहिए। महानता इसमें होती है कि यदि कोई किसी सुविधा पर हमारा अधिकार नहीं है तो हम स्वतः उसको छोड़ दें, ना कि नोटिस भेजकर उसको खाली कराना पड़े। ये कोई बड़प्पन नहीं है, शायद ये कांग्रेस कल्चर है, इस कारण ऐसा हो रहा है। वंदना जी, जहाँ तक ये राजनीति की बात की जा रही है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। ये सरकारी संपत्तियों का एलोकेशन किस प्रकार हो, ये उसकी मेरिट का मामला है, इसको कतई राजनीतिक रूप से नहीं। पूर्व दिल्ली के दयानंद बिहार के सामने वाली रोड को सीवर डालने के लिए खोदा गया था। सीवर लाइन डाली गई थी, उसके बाद गड्ढे खुले छोड़ दिए गए हैं। गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए हैं। ऐसे में लोगों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा है। बारिश के समय में गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे हादसे हो जाते हैं। कई बार तो गाड़ियां फंस गई हैं।
प्रशासन के लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, पर प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता है। कई बार तो गड्ढों की वजह से गाड़ियां पलट भी जाती हैं। दिक्कत तो होनी है जब ये काम करके ऐसे डाल गए हैं और ये तार वगैरह पड़ी हैं, इससे खतरा है। बाहर का आदमी अगर आता है तो इसे अचानक एकदम हादसा हो सकता है इसे देख के, और एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है इसे। तो ये ठीक नहीं है, ये काम करके डाल गए हैं, महीनों से होता जा रहा है। तो इससे और भी बड़ी बात हो सकती है, और भी हादसा हो सकता है। हम लोग भी है और भी है अनजान आदमी, इससे खतरा है। ये इसे ठीक करना चाहिए इसे। जी पानी तो भरेगा ही भरेगा, इससे पानी भरने से खतरा भी है। मान लो पैदल रहा है, ये आदमी सोचता है गड्ढा नहीं है, पानी तो भर रहा है, निकल जाएंगे हम, वैसे ये खतरा है इससे। यहाँ एक हादसा होने का चांस है, एक वो सबसे खतरनाक है। यहाँ जाइएंगे आप थोड़े से आगे तो इस जगह पे क्या है कि वह तो मोड़ है एक तो लाल बत्ती की, और आने जाने वालों को रोड नहीं मिलती है, वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ तो फिर भी ठीक है थोड़ा खुला, पर वहाँ ज़्यादा खतरा है। इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे प्रॉब्लम शाम को यहाँ होता है, जो इस पटरी पे रेरी लग जाती है आपकी, और यहाँ सब टेंट लगा देते हैं रस्सियाँ, और बंदे को रोड पे चलने में ख़तरनाक होता है। ये तो है, और काफ़ी टाइम हो गया इसको खोदे हुए, ये रिपेयर नहीं कर रहे हैं, और ना ये लोग सोच रहे हैं अभी करने की। यहाँ पे एक पाइपलाइन की मरम्मत हुई थी खोद के, और वहाँ पे भी वही हुआ था, और उसके बाद इसने सीवर बनाए थे। देखिए यहाँ पे सीवर बना हुआ। पूर्व दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों में टीचर का आना शुरू हो गया है। स्कूलों में बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन टीचर्स को नियमों के अनुसार स्कूल में बुलाया जा रहा है। जो पुराना काम पड़ा है उसको अब पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। ड्यूटी के दौरान कोरोना को देखते हुए स्कूल में टीचर्स मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा कर रहे हैं। टीचर्स का क्या है कि एक्चुअल में बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब से लॉकडाउन हुआ था तो बच्चों के वो जो मतलब टीचर्स वाले काम थे वो वाले हुए नहीं थे, कोई भी नहीं आया था, तो वो सारे पेंडिंग काम करने हैं। और फिर ऑनलाइन क्लासेस तो पहले भी हुई थी और अब भी चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए अच्छा फिर क्या है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनमें तो 30% बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास स्मार्टफोन होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस वो तो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन बाकी बच्चे रह जाते हैं। तो उसके लिए असाइनमेंट तैयार किए गए हैं, तो वो असाइनमेंट हमने पेरेंट्स को बुलाना है और उनको देने हैं, तो वो बच्चों से वो काम कराएंगे और फिर उसके बाद वो हमारे पास जमा करेंगे। नहीं, वो क्लास वाइज हमारे पास शेड्यूल आया हुआ है, तो हमें क्लास वाइज बुलाना है। जैसे मंडे है, मंडे को हमारे 5th क्लास के आएंगे, तो वो जो हमारी बुक्स भी आएंगी, बुक्स भी देनी है बच्चों की और असाइनमेंट वगैरह, लेकिन उसमें हम खाली पेरेंट्स को बुलाएंगे, बच्चों को नहीं बुलाएंगे। वो पेरेंट्स ही आएंगे और पेरेंट्स आकर लेके जाएंगे। मिड डे मील का पैसा भेजना है बच्चों के खातों में, एनरोलमेंट भी सुनिश्चित करना है कि बच्चों का एडमिशन भी प्रॉपर हो, स्कूल को प्रॉपर खोलना है कि स्कूल में कोई भी पेरेंट्स आए तो वो कल ये ना कहे जी स्कूल तो बनता, हम तो बच्चों का एडमिशन कराने गए थे। जैसे स्कूल खोलना तो अनिवार्य है, एक टीचर को या 2 टीचर को जैसे सहूलियत हो वैसे आना ज़रूरी है। शेड्यूल इसलिए बनाया गया है कि स्कूल हमें क्लोज नहीं करना है और टीचर को भी क्वारंटाइन करना है, हमें उसको भी मतलब कोरोना से बचाना। अगर मान लो रेगुलर आएगा तो उसको तो चांस है, तो अब वो एक दिन आएगा फिर 7 दिन बाद आएगा, फिर 7 दिन बाद आएगा, तो उसको क्वारंटाइन होने का या आइसोलेशन होने का उसको टाइम प्रॉपर मिल जाएगा। पेंडिंग काम करने के लिए बुलाया गया हमें, जैसे कि न्यू जो रजिस्टर हैं उसमें नाम चढ़ाने हैं, बच्चों के रिज़ल्ट तैयार करना है। अभी तो हम रजिस्टर तैयार कर रहे हैं फ़िलहाल तो, और देख रहे हैं कि अगर बच्चे आ जाएंगे तो फिर बच्चों के लिए अलग अलग क्लासेस में अलग अलग व्यवस्था की जाएंगी, कम क्लास बच्चों को रखा जाएगा। जैसे अगर हो सके तो एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चे या 15 बच्चों को ही रखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड के बाहर बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस पिछले कई दिनों से अभियान चला रही है, जिसमें लोगों को ट्रैफिक से जुड़ी हुई जानकारियां दी जा रही हैं। पिछले कई दिनों से ट्रैफिक और पॉल्यूशन इस इलाके में बढ़ गया था। अब नियमों का पालन करने से इस इलाके में काफ़ी सुधार हुआ है और लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। और ये तो एज पर डायरेक्शन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स हम लोग यहाँ पर करीब हो गया 20-25 दिन से कर रहे हैं ये ड्राइव, और इसमें यही कोशिश है कि एक ट्रैफिक कंजेशन जो दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आदमी ट्रैफिक जाम में होते हैं, जब हम भी होते हैं तो यही फील करते हैं कि कितना मुश्किल होता है। गर्मी है तो कोशिश यही है कि जो वाहन जिसकी जो लेन है वो अपनी लेन में चले, तो उससे एक सेफ्टी भी होगी, दूसरा ट्रैफिक कंजेशन में बहुत बड़ा उससे रिलीफ मिलता है। तो ये कोशिश है और ये डेली हम लोग करते हैं, सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शन है। ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रैफिक रेंगने लगता है, मतलब बहुत स्लो होता है,
तो गाड़ियाँ स्मोक देती हैं और उससे पोल्यूशन बढ़ता है। अब लेन में है, सबको अपनी लेन मिल रही है तो वो चल रहा है, मूवमेंट बनी हुई है, तो उससे आई थिंक पोल्यूशन कंट्रोल होगा। वैसे तो देखा जाए जब ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो हर किसी को समझाया जाता है, टेस्ट होता है कि कॉमर्शियल है तो उसको कौन सी लाइन में चलना है, लेकिन सबके पास इतना मतलब व्यस्तता है, टाइम की कमी है। दूसरा, हर आदमी रैश हो जाता है, जहां उसको रास्ता मिलता है भागने की कोशिश करता है और वो रूल्स को भूल जाता है। तो ये एक अपने आप में हमारी कोशिश है कि रिमाइंड कराएं कि आपका लाइन ये है, आप इसमें चलें ताकि दूसरों को भी इनकन्वीनियंस ना हो। ये एक रोड सेफ्टी का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान होगा, क्योंकि लोगों को वो रोड पे खड़े हो जाते हैं बस को कैच करने के लिए, उनको प्रॉपर अगर बस भी लेन में और बस स्टैंड पे रुकेगी तो वो नेचुरल है कि वो वहीं खड़े हो। तो लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं, उनको भी हम सारा आपने देखा होगा, पूरा उनको बोल रहे हैं कि आप बस स्टैंड पर खड़े हो, वहीं पे बस आएगी। तो ये सिचुएशन पब्लिक को भी समझना चाहिए, अपनी सेफ्टी हमारे खुद के हाथ में है कि मुझे कहाँ बस मिलेगी और मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए। तो ये खुद का उनको भी ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए और हम तो कर ही रहे हैं, हम कर रहे हैं, रोज़ डेली अवेयर करते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से फुटपाथ पे जहां बस स्टैंड है वहां खड़े हो। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी में एक संस्था द्वारा जगतपुरी थाने में पुलिस वालों और जो मेडिकल टीम उपलब्ध रहती है थाने में, उनको एक संस्था की तरफ से PPE किट बांटी गई, जिससे कोरोना काल में इन लोगों को सेफ्टी हो सके। आए दिन देखा जा रहा है कि पुलिस वाले कोरोना को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, बहुत से लोगों की जान भी गई है। इसी को देखते हुए कदम उठाया गया है कि लोग कोरोना से बच सकें और PPE किट काफ़ी सहायता करती है कोरोना से बचाने में। जिस तरीके से इस कोरोना वायरस के एपिडेमिक के समय हम इस लड़ाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ कर लड़ रहे हैं और मतलब अपना तन मन धन से जो सेवा कर रहे हैं, उसके लिए रोटरी क्लब दिल्ली विकास उनका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इन्होंने पहले भी लोगों की समाज में रहे हैं और ख़ासतौर से ऐसे सामाजिक संस्थाएं समाज में आनी चाहिए जो इस तरह की सेवाएं करते रहें, क्योंकि ये जो हमारी जो डिस्पेंसरी है चैरिटेबल है। हमें जो ये महामारी आई है, जो आपदा है देश के अंदर, हम ये चाहते हैं जो भी भाई बंद या जो माता बहन हमारी इस काम में लगी हुई हैं, सेवा में लगी हुई हैं, हम चाहते हैं कि उनकी हेल्प की जाए। वो दिन रात अपने बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के सेवा कर रही हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे थाना हो कोई भी, और EDMC हो, जो भी भाई या बस सेवाएँ हैं, सब में हम किट बाँट रहे हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।